इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आयरन मैन जो है अपने साथियों को बताता है कि किस तरह से उसकी बॉडी को उसको रीस्टार्ट करवाना है, रीबूट करवाना है। और उसके लिए वो लोग थोड़ी मोटी सर्जरीज वगैरह उसकी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें काम होता है वो ये होता है कि उसको थॉर के हैमर के जरिए बिजली का एक बड़ा झटका देना है, जिसकी वजह से वो होश में आ सके। लेकिन हम देखते हैं कि उस बिजली के झटके से स्टार्क को कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो होश में तो आता है लेकिन जिंदा नहीं हो पाता है। और वहीं पर हमने देखा था कि इस वजह से जो है गोस्ट को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है कि इस वक्त टोनी स्टार्क की एनर्जी इस वक्त कहाँ से महसूस हुई है, और अब उसके पीछे सीधा ब्रोक्स्टोन ओक्लाहोमा पहुंच चुका है। अब आगे तो हम देखते हैं यहाँ से टोनी स्टार्क को कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं आया हुआ होता है। डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक और दूसरे डॉक्टर रोडी, मारी हिल वगैरह सब इस वक्त परेशान हुए हैं और वो यही बात कर रहे होते हैं क्या वो मर चुका है। तो डोनाल्ड ब्लेक बोलता है कि नहीं, हमने इसको मारा नहीं है। लेकिन तो रोडी बोलता है कि लेकिन क्या। तो ब्लेक बोलता है कि लेकिन रोडी तुम देख सकते हो कि हमने उसको जगाने की कोशिश करी लेकिन वो जागा नहीं। तो रोडी बोलता है कि हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि हमने वो सारी के सारे स्टेप्स करे हैं जैसे उसने हमसे कहा था, और अकॉर्डिंग टू द जार्विस अब तक उसको होश में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं किया है। तो स्टीव रॉजर्स ब्लेक के पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोनी स्टार्क जो है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि इस वक्त वो एक ऐसी हालत के अंदर है, लेकिन फिर भी उसने कुछ ना कुछ सोच के ज़रूर रखा होगा। चलो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, हमें इसको अंदर ले जाना चाहिए। और हम देखते हैं स्टार्क की दोबारा नाइटमेयर के अंदर आँख खुलती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसने अपनी चेस्ट प्लेट को उस वक्त पहना हुआ ही है और उसको आवाज़ें आ रही होती हैं कि स्टार्क नहीं, हम तो स्टार्क को नहीं जानते हैं। मारिया क्या तुमने स्टार्क को देखा है? नहीं, स्टार्क तो यहाँ पे नहीं आया। मारी और हॉवर्ड स्टार्क दोनों से यहाँ पे पूछताछ करने के लिए वो रोबोट्स आए हुए होते हैं स्टार्क के लिए, और वो दोनों उनको इनकार करके यहाँ से किसी तरीके से भगा देते हैं। और वो कहता है कि फ्यू, आज तुम कसम से बच गए हैं, लेकिन आइंदा शायद बचना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो हॉवर्ड बोलता है कि हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो, ये मुश्किल होते जा रहा है। तो वहीं से टोनी बोलता है क्या आप ये सेफ़ है, मैं बाहर आ सकता हूँ? तो कहती है कि नहीं, सेफ़ तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, सब कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वो कहता है स्टार्क के मारिया तुम लोग मुझे इस तरह से छुपा क्यों रहे हो, मुझे अपने आप को उनके हवाले करने दो, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है कि हम किसी किस्म के एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं और कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं कि टोनी अपने चेस्ट की तरफ देखते और वो ग्लो कर रहा होता है। तो वो लोग पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है? तो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये ग्लो कर रहा है और शायद ये कुछ चाह रहा है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो ब्रेस्ट प्लेट तो उसकी वहाँ पर लटकी हुई होती है, और वो कहते हैं उसकी तरफ देखिए कि इस ब्रेस्ट प्लेट के अंदर भी सेम ऐसा ही होल है, कहीं इसके साथ तो नहीं जुड़ेगी। तो मारिया बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम तीनों का इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तो स्टार्क वहाँ से बाहर झाँकते हुए देखता है, जो कि दुनिया एक अजीब और गरीब दुनिया है जहाँ पर रोबोट्स ने कब्जा किया हुआ है, और कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मेरा इन सब चीज़ों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है पेपर पॉट्स होश के अंदर आती है और बोलते ही बोलती है कि टोनी ओह आखिरकार वो है कहाँ? तो मारी और नताशा कहते हैं कि ज़रा आराम से पेपर पॉट्स, तुम्हारा अभी काफ़ी बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें इस तरह की जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। तो कहती है वो सब ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि टोनी जिंदा हुआ, क्या वो ठीक है? तो मारिया बोलती है कि हाँ वो जिंदा तो है, लेकिन अभी भी वो सेम उसी कंडीशन के अंदर है, हमने सारी सर्जरी सारे प्रोसीजर को कर लिया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। तो पेपर बोलती है इसका मतलब वो काम नहीं करा। आखिरकार ये सब काम कैसे नहीं कर सकता है, ये सब टोनी का काम था और टोनी कभी गलत होता ही नहीं है। तो मारिया हिल कहती है कि हम में से कोई इस बारे में नहीं जानता है, शायद कोई नहीं, तो इसलिए अभी हम सब ने जो है फिलहाल के लिए उम्मीद छोड़ दी और हम किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। तो पेपर बोलती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मारिया हिल कि अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम अगला कदम क्या उठाएंगे? तो कहती है कि वेल अभी के लिए किसी ने कुछ सोचा नहीं कि क्या करना है, कैप्टन जा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि वो अपने साथ किसी सीनियर डॉक्टर को लेकर आएंगे जो उनके हिसाब से इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, और मे बी रीड रिचर्ड वगैरह या इस तरह के किसी लोग को वो अपने साथ लेकर आएंगे। तो पेपर बोलती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। अगर टोनी ने कहा था कि उसी तरीके से ठीक होगा तो उसको किसी भी तरीके से होकर उसी तरीके से ठीक हो जाना चाहिए था। तो कहती है वेल तुम्हें ये बात जानती नहीं होगी, लेकिन तुम चीज़ें उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो, तो मैं तुमसे भी यही कहूँगी कि यहाँ पे थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी या बैग ऑफ चिप्स वगैरह ले आती हूँ ताकि हम यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकें। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो होटल की लेडी बैठी होती है वो बैठ के टेलीविजन देख रही होती है, लेकिन अगले पल उसको उस कमरे में आवाज़ आती है जब मारिया हिल उसके पास से गुजरती है, और हम देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे उस टेलीविजन के जरिए गोस्ट यहाँ पे पहुँच चुका होता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल तुमसे एक ही बार पूछूंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम अपनी जिम्मेदार खुद होगी। मुझे बताओ कि तुमने टोनी स्टार्क को कहाँ छुपाया हुआ है।
और हम देखते हैं कि मारिया हिल को ये सारी आवाज़ें और वो अपनी गन निकालते हुए उसके पास जाती है। लेकिन गोस्ट इधर से उधर सारी बिल्डिंग्स के अंदर जा रहा होता है, कमरों के अंदर, और देख रहा होता है कि स्टार्क कहाँ है। लेकिन मारिया हिल उसके गन पॉइंट करती है और कहती है कि बस अब तुम मरोगे। लेकिन हम देखते हैं कि गोस्ट है वो यहाँ पे अगले पल ही फ़ौरन गायब हो जाता है। और मारिया हिल उन लोगों से कहती है कि फ़ौरन अभी ये बिस्तर छोड़ो, यहाँ से फ़ौरन भाग जाओ, वरना तुम्हारी लाइफ की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पेपर ऑट्स जो है अपनी बहुत बुरी हालत में ड्रिप व्रिप लगी हुई होती है, लेकिन उठ के स्टार्क के पास आ रही होती है उसको देखने के लिए, और वो बहुत मुश्किल से ही चल पा रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो स्टार्क के कमरे तक पहुंच सके, मारिया हिल वहाँ से भागते हुए आती है और कहती है कि पॉट्स, हम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, हमें फ़ौरन अभी इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे लोग स्टार्क की बॉडी को जो है बेसमेंट की तरफ ले जा रहे होते हैं, और वो लोग बहुत मुश्किल से स्टार्क को यहाँ पे नीचे लेकर आ रहे होते हैं। और डॉक्टर कहता है कि मुझे ज़रा ब्रेक दीजिए मिस हिल, मेरी उम्र का लिहाज कीजिए, मैं इतना ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता हूँ। तो कहती है कि इस वक्त मेरी बात ज़रा कान खोल के सुनो डॉक्टर लिस्क, यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर इस वक्त एक असैसिन मौजूद है जो कि हम सबको जान से मार डालेगा स्टार्क तक पहुँचने के लिए। तो इसलिए आप थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे उठा लीजिए, वरना हम सब किसी दिक्कत उठाने के आगे काबिल नहीं रहेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि मारिया हिल वगैरह वहाँ पे उसको ला जाके लेटाते हैं, और पेपर पॉट्स यहाँ पे व्हील चेयर पर होती है और कहती है क्या मुझे यहाँ से कोई उतारेगा। तो मारिया उसके पास जाती है उसको उतारने के लिए। वहीं से पेपर पॉट्स बोलती है लगता है सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है। तो कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो कहती है हाँ आई मीन मैंने मैडम मास्क के रूप में छुपने वाली जो हरकत करी थी ये उससे भी ज़्यादा कुछ खतरनाक लग रहा है। तो मारिया बोलती है कि हाँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई वेपन्स वगैरह नहीं, हम निहत्ते हैं और हमें इस वक्त स्टार्क को बचाना है किसी भी कीमत के ऊपर। मारिया बोलती है कि लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को यहाँ स्टार्क का ध्यान रखना होगा और मुझे यहाँ से निकल के कहीं जाना है, मुझे कुछ चीज़ें हैं वो करनी होंगी, मुझे कुछ चीज़ों को टेक केयर करना होगा, लेकिन मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं करना, तुम सब यहीं रहो, बिल्कुल सेफ रहोगे। तो पेपर बोलती है कि तुम यहाँ से इस तरह में छोड़ के नहीं जा सकती हो, रोडी चले गया, कैप्टन चले गए, नताशा चले गई, लेकिन तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी। अगर तुम यहाँ से चले गई मारिया तो हमारे ऊपर नजर रखने के लिए कौन होगा। तो पीछे से आवाज आती है कि हे लेडी, इतने भी ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम्हारे बारे में तो मैंने सुना था कि तुम वो औरत हो जिसने एवेंजर्स टावर को ब्लास्ट आउट कर दिया था और हैमर एजेंट्स को हराते हुए वहां से बाहर निकली थी, तो तुम्हें किसकी प्रोटेक्शन की जरूरत हो सकती है। और इस तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका यहाँ पे वापसी लौटते हैं उस डॉक्टर के साथ जिसका वो जिक्र कर रहे थे। तो मारिया बताती है कि सर आपको बताना चाहूंगी कि बिल्डिंग के अंदर एक असैसिन है, हम कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वो जो कोई भी वो मिलिट्री से नहीं है, अगर वो मिलिट्री से होता तो हमें अब तक दोबारा ढूंढ चुका होता। तो वहीं से डॉक्टर लेक्स जो है उससे मिलते हैं और कहते हैं तो आप हैं कैप्टन के स्पेशल कंसल्टेंट जिनका वो जिक्र कर रहे थे। तो वो कहता है आदमी कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मेरे पास एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है ऑल्टरनेट मेडिसिन के अंदर। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टीवन स्ट्रेंज यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, लेकिन इस वक्त कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उनको कहीं से ढूंढ के ले आए हैं स्टार्क की मदद करने के लिए। तो डॉक्टर पूछते हैं कि आप ऑल्टरनेट किस चीज़ के अंदर हैं। तो कहता है कि वेल आप ज़्यादा उसके बारे में चिंता ना ही करें तो अच्छा होगा, मुझे स्टार्क की हालत बताइए कि वो कैसी है। और वो डॉक्टर्स को बताते हैं कि उन्होंने स्टार्क के साथ अब तक क्या क्या कर चुके हैं और अब तक उसको होश में आ जाना चाहिए था। तो कहता है कि हाँ मुझे कैप्टन ने भी बताया था कि आपने जो सारी सर्जरीज प्रोसीजर था वो मुकम्मल कर लिया, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आया है। वहीं से वो होटल की जो ऑनर होती है कहती है ओ माय गॉड मिस्टर मैन, आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आप यहाँ सर्जरी करने वाले हैं, अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होने वाली है। तो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे मोमबत्तियों की ज़रूरत होगी, चॉक, सॉल्ट और कैंडल्स। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक पूरा का पूरा एक सेटअप बनाते हैं जिससे फीलिंग आ रही होती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेरेमनी होने वाली है। लेकिन यहीं से वो बोलते हैं कि वंडरफुल, थैंक यू मिस सुनर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी चीज़ अरेंज करने के लिए, लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई सेरेमनी नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर है और कुछ नहीं। मैं जब इस प्रोसीजर को शुरू करूँगा तो मैं बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो जाऊँगा और वनरेबल होगा, मुझे स्टार्क और मुझे कोई भी आसानी से जो है नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब मैं होश में आऊँगा तो मैं स्टार्क को अपने साथ वापसी लेकर आऊँगा। तो पेपर पॉट्स कहती है कि आप इस बारे में श्योर हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ट्रस्ट मी, आई एम अ डॉक्टर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज वहाँ पे जो है स्टार्क को अब जो है मेडिकल तौर पे नहीं बल्कि एक मिस्टिक तरीके से उसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नाइटमेयर के अंदर वो फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकालने के लिए वो उसके दिमाग में घुसते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो हैं सीधा उसके नाइटमेयर के अंदर आके गिरते हैं और वो इस वक्त अपने सॉर्सरर सुप्रीम वाले कपड़ों के अंदर आ गए होते हैं। तो उसको देख के कहते हैं ओह चलो अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं स्टार्क उसी घर के अंदर छुपा हुआ होता है अभी भी और डरा हुआ होता है। लेकिन अगले पल डॉक्टर स्ट्रेंज उसका दरवाज़ा खोलते और कहते हैं कि टोनी स्टार्क, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं हूँ डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज और मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ ताकि तुम्हें इस अंधेरी रात से निकालने का रास्ता दिखा सकूँ, क्योंकि इस दुनिया को आयरन मैन की ज़रूरत है। टू बी कंटिन्यूड।